अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 4 दिसंबर 2025 है। अदलिया से एक और इस्तीफा आ चुका है, जो कि सिर्फ इस्तीफा नहीं है बल्कि एक मुकम्मल चार्जशीट है। किसी और पर नहीं, अदलिया पर खुद। वो ना सिर्फ मौजूदा अदलिया की हालत जार को सामने रख रही है, बल्कि इस पूरे सिस्टम के कोलैप्स होने के पीछे की वजूहात भी सामने रख रही है। माजी के जितने चीफ जस्टिस गुजरे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हों, आसिफ सईद खोसा हों, चाहे वो मशहूर ज़माना साकिब निसार हों, उमर अता बंदयाल हों, तमाम तर चीफ जस्टिस के दौर में क्या कुछ होता रहा, इसे एक इस्तीफे ने आश्कार कर दिया। और आलिया नीलम साहिबा की नाक के नीचे इस वक्त पंजाब की अदलिया में क्या हो रहा है, ये भी 15 सफ़हात इस इस्तीफे के जो कि सामने आया है वो आश्कार करते हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी, लेकिन साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान से आज सुहेल आफरीदी की एक अहम तरीन मुलाकात होनी थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज ही ऐलान कर दिया गया एस्टैब्लिशमेंट के कारिंदों की जानिब से कि इमरान खान से सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी। अब वो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आज ही के दिन में एनएफसी को लेकर एक मीटिंग भी हुई। वो मीटिंग, फिर होने वाला वो मशहूर ज़माना नोटिफिकेशन, और उसके साथ एक अहम तरीन मुलाकात जो कि नोटिफिकेशन को लेकर हुई है, वो जो है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान है। उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये भी इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आगाज करते हैं इस बात से कि अदलिया से एक और इस्तीफा आया। जहां इस्तीफों की लाइन लगी है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है वो ये बात होने लगी कि अदलिया से क्या कोई और इस्तीफे भी आएंगे? क्या 26वीं और 27वीं तरमीम सिर्फ दो जज साहिबान का मसला है? क्या जस्टिस आयशा मलिक को कोई मसला नहीं है? क्या जस्टिस मुनीब अख्तर को कोई मसला नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे बाकी जज साहिबान जो कि खुद को आइन और कानून का पाबंद कहते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है? तो पता लगा कि जी उन्हें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ जो मातहत अदलिया के जजेस हैं वो काफी मुश्किलात का शिकार है। उन्हीं में से एक जज साहब है जिनका नाम सैयद जहांजेब बुखारी है। लाहौर से उनका ताल्लुक है, सिविल जज हैं, काफी सालों से इस ओहदे पर काम कर रहे हैं और अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने इस अदलिया के अंदर जो कुछ देखा अपने इस्तीफे के अंदर दर्ज कर दिया, लेकिन लिखा कि वो 26वीं और 27वीं तरमीम की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। और इस इस्तीफों के जब जहां इस्तीफे एक ट्रेंड में है, तो उन्होंने सोचा कि वो भी इस्तीफा दे दें। जज साहब के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, क्योंकि जज साहब को जो है वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड करने से मना किया था जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के रजिस्ट्रार ने। जज साहब के खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी के पीछे वजह क्या थी, इस पर आने से कबल आपको मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि जज साहब ने अपने इस्तीफ़े के अंदर लिखा क्या-क्या है। जज साहब ने लिखा है कि अपने इस्तीफ़े के अंदर कि वो जो है वो आला अदलिया, जो कि आला अदलिया के जजेस हैं और जो साबिक़ा चीफ जस्टिस हैं, उन पर चार्जशीट लिखते हुए कहते हैं कि जो पाकिस्तान की आला अदलिया है, वो बतौर इदारा और मुतअद्दिद साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात किए जिससे अदलिया अंदर ही से इतनी कमज़ोर हुई कि वो निज़ाम की मुआवनत कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो आखिरी शख्स होंगे जो किसी भी किस्म की डिक्टेटरशिप, आमरीयत या एक ऐसा निज़ाम जो कि अनइलेक्टेड लोगों से, गैर मुंतखब लोग मिलकर बनाएँ, उसका के हामी हों। तो उन्होंने लिखा कि हम ये मानते हैं कि इदारों के अंदर जो है वो फ़ौज जो है उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जो कि उनका काम नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि अगर अदलिया के अंदर से मुआवनत ना होती, अंदर से कंप्लायंस या कॉम्प्लिसिटी ना होती, तो ये ना होता। उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक का तमाम मामला लिखा। उन्होंने जस्टिस नसीब हसन शाह, जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ससुर भी हैं और भुट्टो को सजा देने वाले जजेस में शामिल थे, उनके एतराफ़ से आगाज़ किया और फिर सारी अदलिया के जजेस के ऊपर चार्जशीट लिख दिया। उन्होंने लिखा कि आला अदलिया ने हर मार्शल लॉ और हर गैर आईनी इकदाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसको नज़रिया ज़रूरत भी कहा जाता है। उन्होंने लिखा कि अदलिया ने जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने में किरदार अदा किया और आमरीयत को मजबूत किया। उन्होंने लिखा कि अदलिया ने सियासी इंजीनियरिंग, बेंच मैनेजमेंट और केस फिक्सिंग की। जज साहिबान के खानदान ताकत के गैर रस्मी मराकज़ बन गए। जज सैयद जहांजेब बुखारी अपने इस्तीफे में लिखते हैं, जो कि 15 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और उन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के नाम लिखा है। तो वो कहते हैं कि तमाम बड़े स्कैंडल्स को इंक्वायरी के बगैर दबाया गया। खामोशी, इस्तीफे या ताख़ीर के ज़रिए जजेस ने छुपने की कोशिश की। जजों की तकर्रुरियाँ अहलियत के बजाय सिफारिश कानून जो है वो उसको बालाए ताक रख के और रिश्तेदारी की बुनियाद पर हुई। जज साहब लिखते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो हैं, उन्होंने अदलिया की आज़ादी के नाम पर अदालती आमरीयत कायम की।
सुमोटो इख्तियारात का सियासी इस्तेमाल किया, जिससे मईशत और हुकूमत मुतासिर हुई। उनके बेटे अरसलान इफ्तिखार का मलिक रियाज, जो कि इस वक्त इस मुल्क से मफरूर डिक्लेयर हैं, उनके साथ मुबैना माली स्कैंडल जो है वो सामने आया और उसका भी कभी शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। जज साहब मजीद लिखते हैं कि फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सियासी अखाड़ा बना दिया। उनके बेटे की ऑडियो में टिकट फरोशी और पैसे मांगने का इल्जाम लगा। उन्होंने एक मखसूस सियासी जमात के लिए खुलेआम मुहिम की। उन्होंने एक मुंतखब वजीर आजम थे, उनको घर भेजा और उन्होंने ना सिर्फ अपनी अदालतों के अंदर खुद नोटिस लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया, बल्कि मातहत अदलिया के अंदर भी जो है वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अदालतों में गैर कानूनी मुदाखलत और जजों की तजलील की। जज साहब यानी जज सैयद जो जाज़ेब बुखारी हैं, वो अपने इस्तीफे के अंदर कोट करते हुए लिखते हैं कि एक मर्तबा साकिब निसार ने एक मातहत अदलिया के जज के कमरे में जाकर के उसमें जो है वो काम करते हुए चलती हुई अदालत में उनके मोबाइल फोन की मौजूदगी को इशू बनाया। अगर वो मेरी अदालत में इस तरह से आते तो मैं मेक श्योर करता कि साकिब निसार, चाहे वो मुल्क का चीफ जस्टिस ही क्यों ना होता उस वक्त, वो हथकड़ी लगे बाहर जाता। उसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर इल्जामात लगाते हुए कहा कि सियासी नोयत की जीआईटी बनाई, जिसमें सिविल इदारे शामिल ना थे। उन्होंने एक जज को मॉनिटरिंग जज बनाया और मशहूर जमाना गॉड फादर मूवी का जो है वो डायलॉग अपने फैसले में लिखे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को एक मामूली वर्क परमिट पर नाअहल कर दिया, मॉडल कोर्ट्स के जाली आदादोशुमार शाया किए और बताया कि उस दौर में उनको अपनी अहलिया की बीमारी की वजह से अपने बच्चे की सूरत में उनको जो बच्चे की वजह से उनको छुट्टियां चाहिए थी, जो कि आसिफ सईद खोसा के मॉडल कोर्ट्स के फेक प्रोजेक्ट की वजह से उनको नहीं मिल सकी थी। जज साहब अपने इस्तीफे में जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भी इल्जामात आयद करते हुए कहते हैं कि जस्टिस बंदयाल ने सियासी बेंचों की बुनियादों पर बेंच तश्कील दिए, मखसूस सियासी शख्सियत को गैर मामूली रिलीफ दिया। उनको इमरान खान से मुतालिक नाम लिए बगैर जज साहब ये लिखते हैं कि उनको उस वक्त जुडिशल कस्टडी से जो है वो निकाल कर एक रेस्ट हाउस शिफ्ट करवाया और उनके दौर में उनके खानदान की यानी उनकी जो खुशदामन है, उनकी सास है, उनकी जो सियासी ऑडियो आई थी उससे मुतालिक कहा कि वो सब मंजरे आम पर आया, लेकिन इनमें से किसी पर भी कोई एहतसाब नहीं हुआ। फिर उन्होंने लिखा कि सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जिस तरह से करप्शन करके इस्तीफा दे दिया, आज तक उनकी भी कोई जांच नहीं हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि एक जमाने में मॉनिटरिंग जज लग गए थे, उनके ऊपर भी किसी किस्म का एहतसाब नहीं हुआ। जज साहब लिखते हैं कि लोअर जुडिशरी के हवाले से उनको मुतअद्दिद शिकायत हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजों पर नाकाबिले बर्दाश्त काम का बोझ है। मामूली शिकायत पर भी पंजाब के अंदर खास तौर पर जजेस के खिलाफ इंक्वायरी या उनका तबादला लग जाता है। बार हड़तालों की वजह से जजेस की कारकर्दगी मुतासिर होती है और उनसे गैर हकीकी तवक्कुआत मंसूब कर ली जाती हैं। वो कहते हैं कि जजों को वकला के हाथों बदसलूकी और तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। वो कहते हैं कि लोअर जुडिशरी के अंदर सेफ ऑर्डर्स का कल्चर है, इंसाफ के बजाय जान बचाने के लिए फैसले होते हैं। मजिस्ट्रेट्स के कानूनी इख्तियारात अमलन खत्म कर दिए हैं आला अदलिया ने। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट ने तो हमें बड़े इख्तियारात दिए, लेकिन आला अदलिया ने हमारे इख्तियारात जो है वो खत्म कर दिए हैं। पुलिस की गैर कानूनी हिरासत, जाली मुकदमात और झूठे बरामदगी स्कैंडल्स की वजह से अदलिया लोअर जुडिशरी पर बोझ बढ़ रहा है और रोजाना एक एक जज 100 मुकदमात निपटाता है, लेकिन उसके बोझ को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। जज जाज़ेब बुखारी जो है वो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, उन पर इल्जामात और मुअत्तली का जो है वो पूरे का पूरा पस मंजर उन्होंने बयान किया और कहा कि दौरान सर्विस उनकी अहलिया के हमल के दौरान ब्रेन हैमरेज और 7 माह के बच्चे की वफात हुई, लेकिन इसके बावजूद उनको छुट्टी नहीं दी गई। जय साहब लिखते हैं कि लाहौर में तैनाती पर वकला के एक गिरोह ने अदालत पर हमला किया, उनकी अदालत पर तशद्दुद किया। शिकायत के बावजूद 5 साल में कोई समाअत नहीं हो सकी। वो कहते हैं कि मेरे वालिद को जिगर का कैंसर है, 60 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त की, कोई जवाब नहीं दिया गया। स्टाफ को जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उनके स्टाफ को हिदायत की गई है कि वो जज साहब के किसी भी किस्म के राब्ता करने पे कोई रिस्पॉन्ड ना करें। जज साहब ने अपने इस्तीफे के अंदर ये दर्ज किया है कि वो सिफारिश करते हैं मौजूदा जो स्पीकर है कौमी असेंबली के, उनसे कि जजों के एहतसाब से मुतालिक बाकायदा तौर पर कोई तरीक़ेकार मुरतब किया जाए, लोअर जुडिशरी से मुतालिक जो है वो मामलात को देखा जाए। और आखिर में वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में 26वीं-27वीं तरमीम के बाद वो नहीं समझते कि वो ऐसे निज़ाम में मज़ीद जज के ओहदे पर काम कर सकते हैं, लिहाजा वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को ये अपना इस्तीफ़ा भेजा है। साथ ही में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को सीसी करते हुए फरमाया है कि जनाब, आप तो मेरी किसी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप मेरी छुट्टी के मामले पर मुझसे राब्ता नहीं करते, आपने अपने स्टाफ को भी रोक रखा है, लेकिन ये मेरी वजूहात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे खिलाफ इंक्वायरी का मामला भी यहाँ पर है और उसके अलावा मेरा इस्तीफा आपके पेशे खिदमत है। जज साहब ने इसके अलावा ये भी लिखा है
कि जो उनके साथी कई जजेस हैं, उनको जो है वो साथी जो उनके सिविल जज वगैरह थे, उनको प्रमोट करके लाहौर से उनको लाहौर हाई कोर्ट का रिसर्चर बनाया गया, उनको 19 ग्रेड में प्रमोशन दी गई। लेकिन जिस किस्म की कंडीशंस में लाहौर हाई कोर्ट के रिसर्चर काम कर रहे हैं, ये गुंतनामो बे, दुनिया की बदतरीन जेल की जैसी सिचुएशन है। वहाँ पर किसी को कोई सहूलत नहीं है, वो एक अबतर हालत में काम कर रहे हैं। इस किस्म के इस्तीफे आना, चाहे वो लोअर जुडिशरी से ही हो, 15 सफ़हात का इस्तीफा लिखना, वो जो है वो दोनों साइड से अदलिया को भी और मौजूदा निज़ाम को भी जो है वो इस तरह से आश्कार करता इस्तीफ़ा, निज़ाम को सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगा, लेकिन इस वक़्त नहीं। हो सकता है मुस्तक़बिल में कभी जज साहब के ये काविश काम आ जाए, लेकिन इस वक़्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपनी सूरत-ए-हाल बताई, इस वक़्त की अदलिया के हालात बताए और बताया कि आम बंदे को क्यों कर इंसाफ़ नहीं मिल सकता। उसके अलावा एक और अहम खबर आज ही के दिन में मैं जो है वो कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो सुबह से अब तक हो रहा है, तो बेहतर है कि हम उसको जो है वो सम अप करके उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज सुबह जो है वो एनएफसी अवार्ड से मुतालिक जो अम एनएफसी अवार्ड से मुतालिक जो मीटिंग थी, उसमें शरीक हुए और उस मीटिंग के अंदर 11वीं गालिबन वो मीटिंग थी, उसमें शरीक होने के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाना था। उसके मीटिंग के अंदर जो है वो मुज़म्मिल असलम जो कि मईशत के मुशीर हैं वज़ीर आला के, उन्होंने ये बताया और वज़ीर आला ने ये बताया कि जी आपने जब 25वीं आईनी तरमीम के बाद केपी के अंदर जो फाटा के अज़ला हैं, उनको ज़म कर दिया, फाटा-पाटा का इंज़माम हो गया, तो उसके बाद सूबे को उसका शेयर मुकम्मल नहीं मिल सका। एनएफसी अवार्ड के अंदर एनएफसी अवार्ड में सूबे को उसका मुनसिफ़ाना हक मिलना था, लेकिन वो नहीं मिला। अपने सूबे का मुकदमा तो उन्होंने सामने रखा, लेकिन उसके लिए अब एक बाकायदा तौर पर जो है वो एक्शन लेते हुए जो एनएफसी अवार्ड की मीटिंग हुई है, उससे मुतालिक ये तय हुआ कि बाकायदा तौर पर एक जो है वो टास्क फ़ोर्स होगी, जो कि इस मामले को देखेगी, सूबों के दरमियान कौन-सी जो है वो अगली जो एनएफसी मीटिंग होगी उसके अंदर लाएअमल अपना रखा जाएगा और ये तय होगा कि क्या सूबों को मुनसिफ़ाना वसाइल की तक़सीम हो रही है या नहीं हो रही। तो बहरहाल ये जो है वो एनएफसी अवार्ड की मीटिंग थी जिसको वजह बनाकर बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जा रही थी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उस इजलास में शरीक हुए, इजलास में ये तय हुआ कि जनवरी में अब अगला इजलास होगा एनएफसी अवार्ड से मुतालिक और सूबों के दरमियान और उसके बाद जो मीटिंग है जब वो खत्म हो गई, एडजर्न हो गई, तो फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडयाला जेल की जानिब गए। जब वो अडयाला जेल की तरफ गए, तो जैसे कि फैसल वाउडा ने कल अपनी काफ़ी नामुनासिब ज़ुबान में ऐलान कर दिया था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई जाएगी, तो वो मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पर सुहेल आफरीदी से सवाल हुआ, जी आप यहाँ बैठेंगे, आज धरना देंगे या वापस जाएँगे? तो उन्होंने कहा, आप दुआ करें मुलाकात हो जाए, तो आप तो मुझसे डायरेक्ट धरने का ही पूछ रहे हैं। उसके अलावा फैसल वाउडा जो है वो काफ़ी गुस्से में है सुहेल आफरीदी को लेके। अब सुहेल आफरीदी ने डायरेक्टली कुछ कहा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता गुस्सा एक्चुअली है किस बात का। तो उन्होंने आज भी ऐलान किया है जी अगर सुहेल आफरीदी ने जो है वो कुछ करने की कोशिश की तो फिर जो गवर्नर राज है उसका ऑप्शन कर दिया जाएगा। तो एक अजीब-सी बात ये है कि सूबे के अंदर इस वक़्त जो गवर्नर हैं जिनका नाम फैसल करीम कुंडी है, वो रोज़ाना के हिसाब से सुहेल आफरीदी के तकरीबन फ़ेवर में बयानात दे रहे हैं। सूबे के जो अपोज़िशन लीडर हैं, अमीर मुक़ाम साहब के भाई हैं, वो किसी भी तरह से वज़ीर आला के खिलाफ अपोज़िशन नहीं कर रहे। लेकिन ये विफ़ाक में बैठे चंद किरदार जिनमें तलाल चौधरी चेरी ऑन द टॉप हैं, देन फैसल वाउडा हैं, देन जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले कुछ गमाश्ते हैं, वो हमारे सहाफ़ियों के रूप में वो ये फ़रमाते नज़र आते हैं कि जी सुहेल आफरीदी को नहीं छोड़ना, सुहेल आफरीदी ने ये कर दिया, तो सुहेल आफरीदी ने वो कर दिया। लेकिन जो एक्चुअल अपोज़िशन होनी चाहिए, वो हो नहीं रही वहाँ पर सूबे के अंदर। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन चाह रहा है कि सुहेल आफरीदी जो है वो कुछ ऐसी गलती करे कि उनकी नाअहली की जानिब बढ़ा जाए क्योंकि अब बाकायदा तौर पर धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि जी सुहेल आफरीदी को नाअहल कर दिया जाएगा। तो जहाँ ये प्रेसिडेंट बनना है कि एक मुंतखब वज़ीर आला को नाअहल करके उनके ओहदे से हटाना है, जैसे इस माज़ी में तौहीन अदालतें लगाकर जो है वो वज़ीर आज़मों को नाअहल किया गया और ओहदों से हटाया गया, जहाँ वो कालक मली गई और उसकी बुनियाद आज ये हुकूमत ये देती है कि जी हमने इसलिए 26वीं और 27वीं तरमीम की कि माज़ी में अदलिया ने अपना बहुत तसल्लुत कायम कर लिया था। अब वही बैठकर जब इस किस्म की हरकत और इस किस्म के इक़दामात करेंगे, तो फिर उसके बाद मुस्तकबिल क्या होगा, आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आखिर में हम गुफ्तगू ये कर लेते हैं कि आज ही के दिन में जहाँ नोटिफ़िकेशन
नोटिफिकेशन का बहुत शोर था। एक चैनल जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा चैनल है, उस पर एक नोटिफिकेशन चला जो कि गलत था, और वो नोटिफिकेशन आज सुबह से सर्कुलेट कर रहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। 12 नोटिफिकेशन गलत निकला, चैनल ने माफ़ी भी माँग ली। लेकिन सवाल ये है कि नोटिफिकेशन अब तक हुआ क्यों नहीं? उसके पीछे बहुत सारे और मुहर्रिकात हैं। कहा ये जा रहा है कि चूँकि ये एक बड़ा ओहदा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, चूँकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के साथ ये भी तय होना है कि जी वो जो ये जो ओहदा है, इसने तीनों जो अफ़वाज हैं पाकिस्तान की, उनके कमान देखनी है, तो उसके टीओआरस क्या होंगे, तरीक़ेकार क्या होगा, किधर उसका सेक्रेटेरिएट होगा, मामलात कैसे सँभलेंगे, क्या हमेशा आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे या फिर कोई एक अलग शख्सियत भी हो सकते हैं, कोई अलग जनरल भी हो सकते हैं, और उनके साथ आर्मी चीफ अलग भी हो सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो कि तय होनी है। फ़िलवक़्त तो ख़ैर जो मौजूदा फ़ील्ड मार्शल हैं, उन्हीं के पास ओहदा रहेगा, लेकिन मुस्तकबिल के लिए भी यही होगा या नहीं होगा, सॉरी, ये तय होना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ये तय होना है, तो उस तय होने में इतना वक़्त क्यों लग रहा है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। लेकिन बहरहाल अभी नोटिफ़िकेशन नहीं हुआ। जो आज चला वो फ़ेक था, उसके ऊपर माफ़ी भी माँग ली गई, लेकिन फ़ेक नोटिफ़िकेशन डीप फ़ेक्स बनाने का जो है वो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, रुझान चल पड़ा, और इसमें बहुत सारे जो है वो एहतियात और बहुत सारी जो है वो तहकीक दरकार होती है किसी भी बात और किसी भी पोस्ट को करने से पहले। अब आखिर में हम बात करेंगे उस अहम तरीन मुलाकात के हवाले से जो आज इस्लामाबाद में हुई है। अमूमी तौर पर आप लोग खबरों में देखते रहते होंगे, जी वज़ीर दाखिला आज फलाँ से मिले, आज फलाँ से मिले, आज फलाँ सफ़ीर से मिले। एक मुलाकात जो आज बहुत अहम हुई है वो ये कि जो बरतानवी सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, जीन मेरिट, उनसे मुलाकात मोहसिन नकवी ने की है, और मोहसिन नकवी की 3 दिन कबल की यानी 1 दिसंबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अब जो बाहर बैठे लोग हैं, जो बैठकर ये फैला रहे हैं कि इदारों के अंदर कोई इंतशार है, जो बैठकर ये फैला रहे हैं कि इदारों के अंदर कोई डिवाइड है, अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा, हम उनको वापस लाएँगे और उनको यहाँ पर जो है वो उनका एहतसाब करेंगे। तो शहज़ाद अकबर, जो कि माज़ी में एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, मशीर दाखिला थे, वो शहज़ाद अकबर जिन्होंने ये कहा कि नोटिफ़िकेशन इसलिए नहीं हो पा रहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कि 2 जो इदारा है उसके अंदर किसी किस्म का कोई तफ़रीक है, ये बात उन्होंने की। तो इस बात की बुनियाद पर और इस बात को फ़ेक न्यूज़ करार देकर अब उनको पाकिस्तान लाने के लिए रिटन जो है वो पेपर्स मुहैया कर दिए गए हैं बरतानवी सफ़ीर को, और उनको कहा गया है कि 2 अफ़राद जो है वो हमारे हवाले कर दें। नंबर 1 इज़ आदिल राजा, जिनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है, एंड नंबर 2 इज़ अ शहज़ाद अकबर। तो अब मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर या आदिल राजा को हवाले करेगा बरतानिया या नहीं, ये हमने देखना होगा, क्योंकि इतनी संजीदगी से इससे पहले किसी का मामला परसूख किया नहीं गया, और कहा ये हमेशा जाता रहा जब-जब किसी बैरूने मुल्क बैठे पाकिस्तानी पर, या जितने भी ये सहाफ़ी या साबिक वुज़रा या साबिक ओहदेदारान मुल्क से बाहर चले गए हैं, इनके ऊपर जब-जब मुकदमात लगते हैं, ये बात होती है कि जी इनको लाया जाएगा, लेकिन लाया आज तक किसी को नहीं गया। तो नाउ वी हैव टू सी कि ये प्रेसिडेंट भी बनता है या नहीं बनता, पाकिस्तान के हवाले करेगा बरतानिया जो है वो इन अफ़राद को या नहीं, क्योंकि फिर तो इसका मतलब ये होगा कि मुल्क से बाहर जाके भी कोई भी किसी भी किस्म की बात नहीं कर सकता, या कोई भी जो ये सबको बिल्कुल ही एक फ्री हैंड मिला है, वो हासिल नहीं होगा। तो क्या ये प्रेसिडेंट सेट होगा? क्या बरतानवी हुकूमत इसको सीरियसली टेक अप करेगी या नहीं? ये हमने देखना होगा, मगर बहरहाल एक रिटन रिक्वेस्ट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है 2 अफ़राद की हवालगी के लिए। नंबर 1 इज़ आदिल राजा, नंबर 2 इज़ मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर, एंड दिस ऑल हैपेंड ओवर दैट नोटिफ़िकेशन, जो कि अब तक नहीं हुआ है। तो ये जो है वो आज दिन भर की अपडेट्स थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपने फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।